राजेश बादल जी, आपने अशोक वानखेड़े जी को और सवा नकवी जी को दोनों लोगों को सुना। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल को रिप्रेजेंट करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं गोरखपुर मठ का उनका जो पूरा का पूरा इमेज है, उनका जो पहनावा है, वो कमंडल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये मंडल और कमंडल का कॉकटेल जयंत अखिलेश के गठबंधन से और खास करके किसान आंदोलन के बाद इतना थरथराता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखिए अभिषेक, मैं सभाजी और अशोक भाई से आंशिक तौर पर सहमत होते हुए भी असहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि वो सांप्रदायिक आधार पे बंटवारा करे और इसी वजह से उसका वोट बैंक और जनाधार बढ़ा भी है, उसको फायदा मिला है। 91 के अयोध्या में जो विध्वंस हुआ था उसके बाद से। लेकिन सभा ने जैसे कहा कि उसके बाद कुछ राज्यों में, प्रदेशों में चुनाव हुए थे और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त खाई थी, अगर आप याद कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये जहर बुझा तीर है और ऐसा तीर कभी कभी उलट के भी लगता है। हरदम ये तीर निशाने पर नहीं लगता, कभी लग जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर आप अगर ख्याल करें तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी लोकसभा में जिस तरह से जीती थी, तो उसमें केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं था, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपक्ष का कोई चेहरा नहीं था जो उनके मुकाबले खड़ा हो पाता। एक बड़ा कारण ये था। और अगर ऐसा होता तो पिछले 5-7 वर्षों के आप चुनाव देख लीजिए। मैं ये कहता हूं भाई, दिल्ली में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 14 में और उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पटकनी दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को। और तीसरी पटकनी ऐसी दी है कि भारतीय जनता पार्टी शायद अपने राजनीतिक इतिहास में कभी याद ना करना चाहे उसको। आप इन्हीं पिछले 5-6 वर्षों की, अगर इस तरह से हिंदू मुस्लिम कार्ड चलता होता तो दिल्ली में चलना चाहिए था। चलिए, दिल्ली में हमने मान लिया कि कुछ थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, तो आप याद कीजिए कि पंजाब में बीच में चुनाव हुए थे, पंजाब में कांग्रेस आई थी, कैप्टन जब जीते थे। इसके बाद महाराष्ट्र, खासतौर पे नागपुर का और विदर्भ का जो इलाका है जहां आरएसएस का मुख्यालय है, महाराष्ट्र में कांग्रेस और ये सब सत्ता में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को वैसी कामयाबी नहीं मिली। फिर आप बंगाल देख राजेश लीजिए, बादल जी, नागपुर में संघ का मुख्यालय रहते हुए आप और अशोक वानखेड़े जी विदर्भ ज्यादा को बेहतर कांग्रेस जानते का गढ़ हैं। माना जाता रहा है। कभी भी एनकेपी सालवे या विलास मुत्तमवार जैसे लोग ही जीतते थे कांग्रेस के। भारतीय जनता वही पार्टी वहां पर जड़ नहीं जमा पाई थी, जी, भले ही वही हेडक्वार्टर मैं उनका कह रहा वहां हूँ था। कि हर बार ये तीर नहीं चला है। आप देखिए बंगाल में, देखिए अभी ताजा ममता बनर्जी की जिस तरह से जीत हुई है, क्या बंगाल में हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेला गया? हम सब ने देखा, खुल के खेला गया। और थोड़ा सा मैं बहुत ही दिलचस्प उदाहरण आपको बताता हूं कि जब योगी मुख्यमंत्री बने थे और उनके अपने इलाके में जो उनके इस्तीफे से स्थान रिक्त हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या हुआ था, याद कीजिए। मुख्यमंत्री के इलाके में बीजेपी हारी थी, फिर उप मुख्यमंत्री कौन थे, उनके इलाके में बीजेपी हारी थी। दोनों ने इस्तीफे देकर के जो चुनाव लड़ा था। दरअसल हम लोग ये समझ बैठते हैं कि हाँ, जो तीर चला रही है भारतीय जनता पार्टी वो अकाट्य है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि जो उनका दिमागी सॉफ्टवेयर है वो 1980 का है, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। 2021 का हिंदुस्तान बदला हुआ है। आप हिंदू मुस्लिम राजेश कार्ड बादल जी, सभा आप जी देख, अभी मौजूद है हमारे कार्यक्रम में। आपको 80 का सॉफ्टवेयर जो था बीजेपी का, वो गांधीवादी समाजवाद का था। ये सॉफ्टवेयर 86-87 में डाउनलोड हुआ है, गोविंदाचार्य आडवाणी के साथ। मैं आपकी आधी बात सुन पाया, आधी नहीं सुन पाया क्योंकि जी मैं भी कुछ बोल रहा था। लेकिन मैं जी अभी आपकी बात का उत्तर देता हूं। मैं बात ये कहना चाहता था कि अगर वो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम कार्ड चलता है, तो जो ये किसान आंदोलन में जिस तरह से माफी मांगने की क्या जरूरत थी उन्हें? भाई हिंदू किसान भी अगर एक हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी तो जीतती। अगर इस आधार पे किसान, देखिए मुस्लिम भी है, किसान अपर कास्ट का भी है, किसान सवर्ण भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है। किसान एक एक वर्ग है और वर्ग से आप मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें बीजेपी को ये मालूम है, इसलिए
प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। किसान और दूसरी चीज और है, एक बात और मैं आपको बता दूं जो अशोक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आपके खाते में उपलब्धियां हैं क्या? आप एक बहुत अच्छी सड़क बना देंगे, एक्सप्रेसवे बना देंगे, दिल्ली से लखनऊ तक कोई बहुत ही चमकदार सी प्राइवेट सेक्टर की किसी सेठ की ट्रेन चला देंगे, किसी कंपनी प्राइवेट कंपनी की ट्रेन चला देंगे, या पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बात हो रही है वो शुरू कर देंगे, कहीं हवाई अड्डे बना देंगे। देखिए, किसान के घर घर में एक साल जो बीता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे कोई भी हो, दरअसल हम लोगों की भी आदत हो गई है कि बीजेपी का जैसे ही जिक्र आता है हम सीधे उसी आधार एक ही आधार पर करते हैं। अगर ऐसा है तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश का मुस्लिम अगर एकजुट होकर के एक तरफ वोट करेगा तो हिंदू कार्ड चलेगा? अगर एकजुट हो जाए नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं हाँ, अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। उत्तर प्रदेश में हरित अजीत सिंह का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में जरूर डालता है। उसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी को लाभ इस बात में है कि पार्टियां बिखरी रहें, एकजुट ना हो पाए, वोटों का बंटवारा होता रहे, वोट इकट्ठे ना हो पाए। तो इसलिए अगर अगर अजीत सिंह की पार्टी अपने दम पे लड़ती, कांग्रेस अपने दम पे लड़ती, बहुजन समाज वादी पार्टी अपने दम पे लड़ती, अखिलेश अपने दम पे लड़ते, अपना दल अपने दम पे लड़ता, राजभर अपने दम पे लड़ते, ओवैसी अपना झुनझुना बजाते, तो शायद बीजेपी के लिए लाभ की स्थिति बनती। मैं एक ताजा उदाहरण बिहार का देखिए ना, अभी जो जिन 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, जेडीयू जीती, और अगर आप कांग्रेस का और आरजेडी का और एलजेपी इन तीनों का वोट जोड़ दें तो मेरा ख्याल है बीजेपी से 7-8 हजार वोट उसके ज्यादा आते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड बहुत चलने वाला है नहीं। काठ की हांडी कितने बार चढ़ाएंगे आप? ये वोटों का बंटवारा अगर मान लीजिए हो गया तो बीजेपी को लाभ है। इसलिए वो वोटों का विभाजन चाहेगी कि होता रहे, संयुक्त होना उसके लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। अभी इसीलिए तो बीच में अब कई बहुत पर्दे के पीछे मेरा ख्याल है अशोक उस चीज को ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं। शरद पवार की राजनीति दोनों तरफ की होती है। वो कांग्रेस यूपीए में मंत्री रहते हुए भी वो बीजेपी के होते हैं। हमने खूब देखा है ऐसे, एक नहीं 50 उदाहरण हैं। उनके जो मंत्रालय उनके मंत्रियों के पास होते हैं, उन्होंने किस तरह से खेल किया है और किस तरह से क्या काम किए हैं सब जानते हैं। तो जैसे ही बंगाल जीती थी ममता, तो आपने देखा होगा कि शरद पवार की पार्टी भी पहुंच गई कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल को गुजरात भेज दिया गया, केजरीवाल ने कहा हम अपने दम पे पूरे चुनाव लड़ेंगे। ममता भी ऐलान कर रही है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही यही है कि सब अपनी दम पे चुनाव लड़े। अगर इसका कोई थोड़ा बहुत फायदा तीसरे नंबर पे मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अखिलेश तो दौड़ में हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तश्तरी में उनको सत्ता मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है वो भी ये 2022 को ध्यान में नहीं रखते हुए 2024 को ध्यान में रखते हुए 22 में वोट करेगा। देख लिया है उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने कि जितना अब अखिलेश कितने ही बड़े हो जाएं, रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के नेता ही ना। प्रादेशिक स्तर पे मुस्लिम समुदाय को मुकाबिला करना है राष्ट्रीय स्तर पे, तो अखिलेश को सत्ता में बिठाने से उसकी स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। यही बात यहाँ बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अखिलेश को सपोर्ट करने से मायावती तो पहले ही मुझे लगता है कि इस साल समर्पण कर चुकी हैं। ना वो किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा बोली हैं, ना वो कोई बहुत प्रतिपक्ष बयानों के अलावा कुछ आया नहीं है। तो उनका कोई बहुत उनकी तरफ मुसलमान जाएगा नहीं। ले दे के बचती है एक ही पार्टी और वो है कांग्रेस। और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से कांग्रेस ने थोड़ा सा लाभ लिया है। मैं नहीं कहता कि प्रियंका कोई बहुत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावा कर देंगी, इस्तीफा हो और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, लेकिन मुकाबले में कांग्रेस को वापस मैदान में चुनाव मैदान में प्रियंका ने ला दिया है और मुस्लिम अब समुदाय उसी को वोट करेगा जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कर सकेगी। ये मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। राजेश बादल जी, एक संभावना लोग जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरप्राइज देती रही है।
नरेंद्र मोदी सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह कोई चीज अपने पिटारे से निकालते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन को निकाला, 370 को निकाला। आज मेरी संघ के एक आदमी से ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि 370 जैसे साफ हुआ, कहीं यूपी की 370 सीटों पे ना साफ हो जाए। हालांकि हाइपोथेटिकल बात है, ये होने नहीं जा रहा। तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है, साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में क्या होगा इस पे बहस हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे डैमेज दिख रहा है। इससे कोई भी आदमी, खुद बीजेपी संघ के लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए कई लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो अजीत सिंह की डिमांड थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को स्टेट होल्ड दिया जाए, अलग हरित प्रदेश की मांग को, हाईकोर्ट की बेंच की मांग भी थी, अलग प्रदेश की मांग भी थी, क्या इनमें से किसी मांग को नरेंद्र मोदी की सरकार आगामी विंटर सेशन जो शुरू होने वाला है 28 तारीख से, इसमें किसी भी डिमांड को सरकार मान सकती है? क्योंकि ताकि वो एक पूरा डिस्कोर्स चेंज कर सके, क्योंकि बीजेपी डिस्कोर्स चेंज करने में माहिर मानी जाती रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है। हर सत्ताधारी पार्टी का ये स्वभाव होता है, चरित्र होता है कि जब कोई मुद्दे का सामना ना कर सको तो उससे बड़ा कोई संकट और मुद्दा खड़ा कर दो, ताकि लोग पिछले मुद्दे को भूल जाएं। तो ये केवल बीजेपी की बात नहीं है, ये कांग्रेस भी करती रही है और समाजवादी पार्टी भी करती रही है, और सबने चुनाव के दिनों में खास तौर पे किया है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सच है कि कभी-कभी नरेंद्र मोदी का जो जो स्टाइल है, जो शैली है, कभी-कभी वो चौंकाने वाला काम करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि वो प्रादेशिक स्तर पर चौंकाने वाला काम उन्होंने मुख्यमंत्रियों के चुनाव में ज़्यादा किया है। अब हरित प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि जयंत की जो पार्टी है, अजित सिंह की जो पार्टी है, चरण सिंह की जो पार्टी है, वो हरित प्रदेश का नारा बहुत पुराना है। और अगर अखिलेश, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि अखिलेश और इस पार्टी का जो गठबंधन होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डालता है। तो उस पे सेंध लगाने के लिए अगर मान लीजिए चुनाव के ऐलान के ठीक पहले वो हरित प्रदेश की घोषणा भी कर दें, तो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो प्रदेश बन पाएगा। उसका जो छोटे प्रदेशों के गठन की एक तरीका है, उसकी एक विधि होती है, और भले ही दोनों राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य सरकार दोनों मंडलों से, विधानसभा से और विधान मंडल से अपने प्रस्ताव पारित करके भेजेगी, हरित प्रदेश के लिए भेजेगी। तो अगर वो हरित प्रदेश के लिए बनाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटों को खींचने के लिए, तो फिर भाई साहब बुंदेलखंड में तो आंदोलन चल रहा है 56 से, तो बुंदेलखंड के लोग क्या बहुत खुश हो जाएंगे? कुछ आप कह रहे हैं बताइए ना। अशोक वानखेड़े? तो बुंदेलखंड के लोग नाराज हो जाएंगे। पूरा 4 प्रदेशों में बंटना है, वो पूरा उत्तर प्रदेश उनके खिलाफ हो जाएगा। तो अच्छा, दूसरा चक्कर ये है कि बुंदेलखंड जो अब बटेगा, अगर मान लीजिए बुंदेलखंड बनाते हैं, तो फिर आधा उसमें मध्य प्रदेश है और आधा उत्तर प्रदेश है। तो भले ही उनकी अपनी सरकार है, लेकिन 2 राज्यों की विधानसभाओं को प्रस्ताव पारित करके और तब केंद्र को भेजना पड़ेगा, और वो कोई बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। अधिक से अधिक वो अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर सकते हैं, वो ये बात घोषणा कर सकते हैं कि भाई अगर दोबारा सत्ता में आए तो हरित प्रदेश बनाएंगे। तो हरित, उसके लिए तो अखिलेश और जयंत भी कोशिश कर ही रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लद्दाख तो इन्होंने, कश्मीर का विभाजन तो 4 घंटे में कर दिया था, वो तो ज्यादा जटिल प्रक्रिया थी। देखिए, उसमें दूसरी बात है, कश्मीर की स्थिति की तुलना आप इस हरित प्रदेश से नहीं कर सकते। कश्मीर में आपको एक ही प्रदेश के टुकड़े करने थे, और कश्मीर में उस समय कोई सरकार सत्ता में नहीं थी, विधानसभा भंग थी, राष्ट्रपति शासन था। तो उस समय आप ये कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर सकते। बुंदेलखंड के मामले में 2 राज्य आते हैं, हरित प्रदेश के मामले में उनको उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव लेना पड़ेगा। तो ऐसे फिर अगर ये होंगे, तो ऐसा नहीं है, पूर्वांचल का भी आदमी कुछ सोच रहा है, पूर्वांचल में भी कई इस तरह की चीजें चलती रही हैं। तो एक बात ये है, और बस आखिरी बात मैं ये कह के बंद करूंगा, समाप्त करूंगा कि देखिए, आप बनारस सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ है, बनारस बहुत बड़ा, हम लोग ये धारणा बना के बैठते हैं कि भाई बनारस में एक प्रतीक है आस्था का, हिंदू आस्था का, और 2 बार से चुनाव मोदी जी जीत रहे हैं वहां पे। लेकिन अगर आप देखें तो प्रतिपक्ष ने उनको टक्कर अच्छी दी है, और बनारस का अगर आप राजनीतिक सियासी अतीत अगर देखते हैं,
तो आप देखिए कि वहां दूसरी वैचारिक धाराओं का बहुत जबरदस्त असर रहा है बनारस में। और यही इस बात को हम भूल नहीं सकते। मैं ये बताऊं आपको, पूरा जो पूरब से आकर के इलाहाबाद तक जो एक जमाना था और वर्षों तक ये रहा कि इलाहाबाद में अकेला ऐसा शहर था जहां पर अगर कोई हिंदू मुस्लिम के आपस में विवाह करना चाहते थे तो इलाहाबाद एक ऐसा शहर था जहां पर जाके विवाह करते थे और पूरा समाज उनको सम्मान के साथ सैल्यूट करता था। और खुद मतलब जोहरा सहगल और कामेश्वर सहगल, इंदौर के कामेश्वर सहगल और उत्तर सहारनपुर के आसपास या रामपुर के आसपास की जोहरा आपा थी, उन्होंने इलाहाबाद जाके शादी की। तो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव की जड़ें बहुत गहरी हैं। अपवाद, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। जब आप हमने तो देखा था कि जब एक जमाने में जैसे अशोक ने कहा कि अब आरएसएस उस तरह से सक्रिय नहीं है, हमने देखा था जब 95 में हम लोगों ने आज तक शुरू किया तो उस समय ये कहा गया था कि गणेश प्रतिमा दूध पी रही है और पूरे देश में गणेश मंदिरों पे दूध लेके कटोरियों में और कतारें लग गई थी। तब हम लोगों ने एक मोची की का जो जिसपे वो जूते ठोकता है उधर हमने एक तिपाई जो होती थी उसकी, उस पर दूध की कटोरी लेके, फिर एसपी हमारे साथी थे, हम लोग एसपी ने उसको बहुत तगड़े से उसको काउंटर किया था। तो मैं कह रहा हूं कि इतना आसान, हम जितनी आसानी से सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हिंदू उसके पास खाते में कुछ है ही नहीं, तो जिसके शोरूम में जो कुछ होगा वही तो बताएगा ना। बीजेपी के पास उसके शोरूम में है क्या? और कांग्रेस के पास अफसोस की बात यह है कि शोरूम में उनके पास बहुत सारा माल है लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं। अखिलेश का जो शोरूम है, अखिलेश पिछले चुनाव में जो हारे, अभी बात आई थी बीच में कि पिछले चुनाव में इतनी सीटें लेके आए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि पिछले चुनाव में अखिलेश के लिए अपनी भी पार्टी के अंदर वो परीक्षा थी, वो भी एक द्वंद से गुजर रहे थे। उनके चाचा जी ने उनको परेशान किया हुआ था, उनके पिताजी बहुत सक्रिय नहीं थे, वो भी दुविधा में थे। तो अखिलेश की पार्टी को फायदा मिल सकता था, लेकिन पिछले चुनाव में अखिलेश की उस तरह से अखिल उत्तर प्रदेश को की जो मान्यता है वो उनको नहीं थी। ये कारण था कि हम हर बात को केवल इसी आधार पर उसका गणित नहीं निकाल सकते।